नमस्ते मित्रों, पेश है आज की प्रेरणादायक कहानी अनुभव की कंघी। कहानी काफ़ी पुरानी और बहुत ही अच्छी है, रोचक है और ज्ञानवर्धक है। कृपया कहानी पूरी सुने और कहानी सुनने के बाद में कमेंट में अपनी जो भी कहानी के बारे में आपका अनुभव लगा आप ज़रूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। सुखीराम नाम का एक पुराना व्यापारी था जो अपनी व्यापारिक समझ के कारण दोनों हाथों से कमा रहा था और कोई भी उसको टक्कर नहीं दे सकता था। वह दूर दूर से अनाज लाकर अपने शहर में बेचता था और जिससे उसको बहुत लाभ होता था। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था और इसलिए उसने सोचा कि व्यापार को और बढ़ाना चाहिए और उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने की सोची। दूसरे राज्य में जाने का रास्ता मानचित्र में देखा गया तो जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है और जानकारों के अनुसार, खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे भी हैं। लेकिन बूढ़ा व्यापारी कई सावन देख चुका था, उस पर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की इच्छा प्रबल थी। उसने अपने कई साथियों को इसके लिए तैयार किया और प्रस्थान करने की ठानी। बैलगाड़ियाँ तैयार करवाई, उस पर अनाज लादा और इतना माल, सारा जो भी माल था वो लाद दिया और ऐसा लग रहा था जैसा कि कोई राजा की शाही सवारी हुई। बूढ़े सुखीराम की टोली में कई लोग थे, जिसमें कुछ नौजवान युवक भी थे, कुछ वृद्ध अनुभवी लोग भी थे जो वर्षों से सुखीराम के साथ काम कर रहे थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वृद्ध सुखीराम तो धीरे धीरे चलेंगे और पता नहीं उस मरुस्थल में क्या क्या देखना पड़ेगा। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी एक अलग टोली बना ली और स्वयं का माल लेकर के दूसरे राज्य में व्यापार करने की ठानी। सुखीराम को उसके चहेते लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब सुखीराम ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और उसने कहा, भाई सबको अपना अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़कर अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो भी उनके साथ जाना चाहता है वो जा सकता है और मेरे साथ आना चाहता है वो मेरे साथ आए। अब जो व्यापारियों की है वो अलग अलग दो टोलियां बन गई, जिसमें से एक टोली का नेतृत्व वृद्ध व्यापारी सुखीराम कर रहे थे और दूसरे युवा टोली का नेतृत्व है एक युवक, गणपत नाम का युवक कर रहा था। दोनों की टोली में वृद्ध एवं नौजवान सभी तरह के लोग थे। सफ़र शुरू हुआ। सुखीराम और गणपत अपनी अपनी टोली लेकर चल पड़े। थोड़ी देर तक दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन जवानों की टोली तेज़ी से आगे निकल पड़ी और सुखीराम और उसके साथी पीछे रह गए। सुखीराम की टोली में जो नौजवान थे उनको धीमी गति से चलना पसंद नहीं आया। वो खुश नहीं थे और बार बार सुखीराम को कोस रहे थे और कहते थे कि वो नौजवानों की टोली तो पता नहीं कब नगर की सीमा लाग चुकी होगी और कुछ ही दिनों में मरुस्थल को भी पार कर लेगी और हम सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे सुखीराम की टोली भी नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच जाती है। तब सुखीराम सभी से कहते हैं, ये मरुस्थल बहुत लंबा है, इसमें दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके पानी भर लो। और सबसे अहम बात, ये मरुस्थल लुटेरों और डाकुओं से भरा है। यहाँ ठग लोग हैं, कभी भी आपको ठग सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ का सफ़र बिना रुके करना होगा और साथ में हर समय चौकन्ना रहना होगा। उन्हें मरुस्थल के पहले बहुत से पानी के गड्ढे मिल जाते हैं, जिनमें से वो बहुत सारा पानी संग्रह कर लेते हैं। तब उनमें से एक युवा पूछता है कि जब इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं और हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा, तब सुखीराम मूँछों पर दाव देकर बोलते हैं, इसीलिए तो मैंने नौजवानों की उस टोली को आगे जाने दिया। ये सब उन नौजवानों के द्वारा तैयार किए गए गड्ढे हैं जिनका लाभ हम सभी को मिल रहा है। ये सुनकर टोली के जो भी विरोधी साथी थे वो चुप हो जाते हैं। अन्य और सुखीराम के अनुभव की प्रशंसा करने लगते हैं। सभी सुखीराम के कहे अनुसार बंदोबस्त करके और आराम से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सुखीराम सभी को आगाह कर देते हैं कि अब हम सभी मरुस्थल में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ न तो पानी मिलेगा, न खाने को फल और न ठहरने का स्थान, और ये बहुत लंबा भी है, इसमें कई दिन लग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ठग और लुटेरे हैं। सभी सुखीराम की बात में हामी मिलाते हुए उसके साथ चल दिए। अब वे सभी मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे
जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऐसा लग रहा था कि अलाव जलाए जा रहे हो। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई पड़ते हैं। वे सभी सुखीराम को प्रणाम करते हैं और हालचाल पूछते हैं। और उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हो, काफ़ी दूर से चले आ रहे हो, अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं। उसकी बातें सुनकर सुखीराम हाथ जोड़कर कह देता है कि भाई हम सभी भले चंगे हैं, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने इतना सोचा। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही टोली के एक नौजवान ने फिर सुखीराम को कोसा और बोला कि जब ये लोग हमारी मदद कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, तो इस वृद्ध सुखीराम को क्या परेशानी है, उनकी सहायता लेनी चाहिए थी। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने से आते दिखाई दिए, जिनके वस्त्र गीले थे, और वे सुखीराम और उसके साथियों को कहते हैं कि आप सभी राहगीर लगते हैं और इस मरुस्थल के सफ़र में थके हुए भी लग रहे हैं। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में ले चलते हैं, जहाँ बहुत पानी है, खाने को फल है, साथ ही अभी वहाँ तेज़ बारिश भी हो रही है। उसी में से हम भी भीग कर आए हैं। अगर आप चाहो तो ढेर सारा पानी फेंक कर जंगल से नया पानी भर लेना, पेट भर खाना खाकर आराम कर लेना। लेकिन सुखीराम साफ मना कर देता है और अपने साथियों को जल्दी से चलने को कहते हैं। अब टोली के कई नौजवान सुखीराम पर बहुत गुस्सा करते हैं और वे उस पर समीप जाकर सारा गुस्सा उससे निकाल देते हैं और पूछते हैं कि क्यों वे उन भले लोगों की बात नहीं सुन रहे, क्यों हम सभी पे जुल्म ढा रहे हो। तब सुखीराम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये भले लोग नहीं हैं, ये लुटेरे हैं और हमसे अपना पानी फेंकवा कर फिर हमें निस्सहाय करके लूट लेना चाहते हैं और हमें यहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। तब वो युवक गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि सेठ जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब सुखीराम कहते हैं कि तुम खुद देखो, इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है, यहाँ आसपास कोई जंगल भी हो सकता है। यहाँ की भूमि इतनी सूखी है कि दूर दूर तक बारिश होने का कोई संकेत नहीं है। यहाँ एक परिंदे का घोंसला तक भी नहीं है, तो फल फूल कैसे हो सकते हैं। और ज़रा निगाह उठाकर ऊपर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल दिखाई नहीं देते, न ही हवा में बारिश की ठंडक है, न ही गीली मिट्टी की खुशबू। तो कैसे उन लोगों की बात पर यकीन किया जा सकता है। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और न ही यहाँ रुकना। कुछ देर बाद आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नर कंकाल और टूटी फूटी बैलगाड़ी मिलती है। वे सभी कंकाल गणपत की टोली के लोगों के थे और उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा था। उनकी दशा देख सभी रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। तब सुखीराम कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने तुम्हारे जैसे ही इन लुटेरों को अपना साथी समझा होगा और विश्वास कर लिया होगा, और इसका परिणाम ये हुआ कि आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। सुखीराम सभी को ढांढस बताते हुए कहते हैं कि हम सभी को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वे सभी लुटेरे अभी भी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सभी सही सलामत यहाँ से निकल जाएं। तो और इसके बाद जल्दी से वो जंगल पार करके अगले राज्य में प्रवेश कर लेते हैं। अब इस छोटी सी कहानी से शिक्षा मिलती है कि अनुभव की कंघी जब काम आती है, जब सर पे कोई बाल नहीं बचता। अर्थात अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। अनुभव कभी भी पूर्वजों की जागीर में नहीं मिलता। जैसे इस कहानी में नौजवानों ने जोश तो बहुत था, लेकिन अनुभव की कंघी नहीं थी, जो कि सुखीराम के पास थी और जिसके सही इस समय पर इस्तेमाल किया गया और विपत्ति से सभी निकल कर बाहर आ गए। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें जोश के साथ में अनुभव होना भी आवश्यक है। जोश के साथ होश होना जरूरी है, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। और जो भी वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके अनुभव का फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जय हिंद, जय भारत।